हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री से लेकर तो फंक्शंस तक और फंक्शंस से लेकर करंट गवर्नर तक सारी चीजें हम देखेंगे सिर्फ एक वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक में सबसे पहले हम कवर करेंगे आरबीआई के लोगों की बात करेंगे कि आरबीआई के लोगों में कौन सा एनिमल और कौन सा ट्री होता है। ये काफी टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो आरबीआई के लोगों में लॉयन होता है एंड पाम ट्री होता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आरबीआई एक्ट की बात करें कि आरबीआई एक्ट कब बना था, तो 1934 में। आरबीआई एक्ट मींस आरबीआई इस्टेब्लिशमेंट तो बाद में हुआ था, बट उसका पहले डॉक्यूमेंटेशन हुआ था। सारे रूल्स रेगुलेशन बने थे कि आरबीआई क्या क्या काम करेगा, तो इसे आरबीआई एक्ट कहते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन 1934 में हुआ था एंड इस्टेब्लिशमेंट उसके एक साल बाद 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। ओके उसके बाद आजादी के 2 साल बाद 1949 में 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइजेशन हो गया था आरबीआई का, राष्ट्रीयकरण हो गया था। तो राष्ट्रीयकरण मतलब पूरी तरह से भारत सरकार का बैंक हो गया था। पूरे 100% शेयर इंडियन गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ले लिए थे। ओके उसके बाद हम सभी जानते हैं कि आज के समय में सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया की कौन है, आरबीआई है। सारी बैंक्स के रूल्स रेगुलेशन डिसाइड करना, कंट्रोल करना, इंटरेस्ट रेट से लेकर तो सारे रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, सारी चीजें डिसाइड करना सभी बैंक्स की कौन करता है, सेंट्रल बैंक। तो हमारे इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। उसके बाद हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में हेडक्वार्टर है 1937 से। ये आपको ध्यान रखना है। जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 में, तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। ओके उसके बाद 2 साल बाद हेडक्वार्टर शिफ्ट होकर मुंबई हो गया था और आज तक आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है। आरबीआई के करंट गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास अभी करंट गवर्नर है 2018 से लेकर अभी तक। ओके गवर्नर की भी बात करेंगे, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, सारी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद लोगों की बात करें तो हम लोगों में देख चुके हैं, ये आरबीआई का लोगो है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें एनिमल की बात करें तो लॉयन एंड पाम ट्री होता है। इसके बाद आगे आरबीआई के फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट फंक्शंस है मोनोपोली ऑफ नोट इशू। तो नोट इशू में आरबीआई के पास मोनोपोली राइट है, सिर्फ उसी के पास अधिकार है नोट प्रिंट करने का, करेंसी प्रिंट करने का, करेंसी इशू करने का। कितनी करेंसी सर्कुलेशन में आनी चाहिए मार्केट में, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन। 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर, मतलब 2 रुपए से लेकर, 2 रुपए के नोट से लेकर 2000 के नोट तक आरबीआई इशू करता है। एंड 1 रुपी नोट एंड कॉइन कौन इशू करता है, भारत सरकार। ओके इसके बाद सेकेंड फंक्शन देखें तो बैंकर टू द बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का भी बैंक कौन है, आरबीआई। अगर गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट है, मनी की रिक्वायरमेंट है, तो वो किससे पैसे लेगा, आरबीआई से। अब आरबीआई के पास इतने पैसे कहां से आते हैं, तो देखिए इंडिया में जितने भी सैकड़ों हजारों बैंक है, सभी के लिए एक रूल निकाल रखा है आरबीआई ने कि सभी को अपना कुछ परसेंट आरबीआई के पास रिजर्व करके रखना रहेगा। तो जब इतनी हजारों बैंक अपना कुछ कुछ अमाउंट आरबीआई के पास रिजर्व करके रखती, तो आरबीआई के पास हमेशा मनी अवेलेबल रहती है गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए, बैंक्स की हेल्प करने के लिए। ओके तो गवर्नमेंट को भी अगर मनी की रिक्वायरमेंट है तो वो किससे लेगी, आरबीआई से। थर्ड फंक्शन इसी से मिलता जुलता है, बैंकर्स बैंक। बैंकों का भी बैंक कौन है, आरबीआई। अगर किसी भी बैंक को जरूरत है पैसों की तो वो किससे लेगा, आरबीआई से। ओके तो गवर्नमेंट की भी बैंक है एंड बैंकों की भी बैंक है। फोर्थ फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो फॉरेन करेंसी का कस्टोडियन भी कौन है, आरबीआई। कितनी हमारे इंडियन करेंसी की वैल्यू ज्यादा डाउन ना हो, उसके लिए कितनी फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है, मेंटेन कितनी करके रखना है, ये सारी चीजें आरबीआई डिसाइड करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भी कस्टोडियन कौन है, आरबीआई। उसके बाद सुपरविजन ऑफ ऑल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ऐप। तो आज के टाइम में हम जितने भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, फोन पे, गूगल पे,
ओके, पेटीएम, ये जितने भी एप्स है उनका भी सुपरविजन कौन करता है? आरबीआई करता है। सारे एप्स को अप्रूवल कौन देता है? आरबीआई देता है। उसके बाद लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मींस अगर किसी बैंक के पास पैसे खत्म हो गए हैं और उस बैंक पे कर्जा है तो ये सारी चीजें उसका लास्ट लेंडर कौन रहेगा? आरबीआई रहेगा। आरबीआई हर चीज की जिम्मेदारी लेता है जितने भी बैंक्स है इंडिया में, ओके, जितने भी कमर्शियल बैंक्स है। क्यों? क्योंकि आरबीआई ही सबको हर चीज की परमिशन देता है। तो लास्ट लेंडर भी कौन रहेगा? आरबीआई रहेगा सभी कमर्शियल बैंक्स की। उसके बाद करेंसी सर्कुलेशन। तो करेंसी सर्कुलेशन मींस मार्केट में कितनी करेंसी होना चाहिए सर्कुलेशन में, ये भी कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। अब आरबीआई कैसे डिसाइड करेगा? आरबीआई कमर्शियल बैंक्स का इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है कि आपको लोगों को कितने इंटरेस्ट रेट पर लोन देना है और कितने इंटरेस्ट रेट पर डिपॉजिट रखना है। अब अगर इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने ज्यादा कर दिया तो लोग लोन लेना बंद कर देंगे। ओके, क्यों? क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, लोगों ने लोन लेना कम कर दिया, तो मार्केट में पैसे कम सर्कुलेशन में हुए। अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम कर दिया, लोगों को पता चल गया कि बहुत कम इंटरेस्ट पर लोन मिल रहा है बैंक से, तो लोग ज्यादा लोन लेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, जमीन खरीदेंगे, कहीं भी, तो मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा। तो आरबीआई डिसाइड करता है कि मार्केट में करेंसी का सर्कुलेशन कितना होना चाहिए, किसके थ्रू? इंटरेस्ट रेट के थ्रू। और लास्ट है प्राइस स्टेबिलिटी। तो इन्फ्लेशन, महंगाई भी आरबीआई डिसाइड करता है हर चीज की, हर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, सभी सेक्टर में जो प्राइस बढ़ती और घटती है तो वो भी हमारे बैंक के इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सबसे इफेक्ट होती है। तो ये सारे फंक्शन है, इन फंक्शंस को याद रखना, और मैंने बहुत आसान भाषा में समझाए ये फंक्शन। आई होप आपको समझ आए होंगे। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ आरबीआई देखें तो हिस्ट्री ऑफ आरबीआई में सबसे पहले आपको 1926 याद रखना, ये ईयर है जब ब्रिटिश की यंग हिल्टन कमीशन ने रिकमेंड किया था आरबीआई के लिए कि भारत में आरबीआई एक बैंक होना चाहिए जो बाकी बैंक्स को कंट्रोल करे, ओके, रेगुलेट करे। कब ये रिकमेंड किया था? 1926 में। उसके कुछ साल बाद बीच में ये बहुत बार बिल फेल भी हुआ, एक दो बार, बट लास्ट में 1934 में जाके ये बिल पास हो गया और आरबीआई एक्ट 1934 बन गया, जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो गया आरबीआई का और सारी चीजें आरबीआई से संबंधित डिसाइड हो गई आरबीआई एक्ट 1934 में। उसके बाद आरबीआई का एक साल बाद इस्टेब्लिशमेंट हो गया, आरबीआई बन गई, और कहां पर बनी? कोलकाता में। कहां पर स्थापित हुई? कोलकाता में सबसे पहले आरबीआई स्थापित हुई थी। उसके बाद 2 साल बाद 1937 में कोलकाता से इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट होकर बॉम्बे आ गया, जो कि आज मुंबई के नाम से जानते हैं हम। तो बॉम्बे में 2 साल बाद कोलकाता से मुंबई शिफ्ट हो गया आरबीआई का हेडक्वार्टर। आपको एक और चीज ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई ने इंडिया के अलावा और कौन सी 2 कंट्री की को अपनी सर्विस दी है? तो म्यांमार और पाकिस्तान। ओके, क्यों? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट तो 1935 में ही हो गया था। तो 1935 से 1947 तक पाकिस्तान और म्यांमार को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, जब तक उनकी सेंट्रल बैंक ना बन गई। उसके बाद 1947 में पाकिस्तान और म्यांमार दोनों की सेंट्रल बैंक एस्टेब्लिश हो गई, तो फिर आरबीआई ने सिर्फ इंडिया को सर्विस देनी स्टार्ट की। जब 1949 में नेशनलाइजेशन हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया, क्योंकि 1949 के पहले लगभग 95% शेयर ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे आरबीआई में, इंडियन गवर्नमेंट के सिर्फ 4-5% शेयर थे। ओके, उसके बाद 95% शेयर की जितना भी अमाउंट था वो भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को दिया, और पूरे 100% शेयर होल्डर इंडियन गवर्नमेंट बन गई, इंडियन गवर्नमेंट के हो गए, और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया। ओके, आई होप ये हिस्ट्री आपको समझ आई होगी। उसके बाद एक और टॉपिक देखते हैं, गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के गवर्नर कौन रहे हैं? तो सारे गवर्नर याद नहीं रखना है, कुछ गवर्नर याद रखना है। जैसे फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन रहे हैं? ऑसबॉर्न स्मिथ। ओके, ये ब्रिटिश गवर्नर थे जो कि 1935 से 37 तक रहे हैं। ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर रहे हैं। ओके, ब्रिटिश गवर्नर।
उसके बाद इंडियन गवर्नर कौन बने, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई सीडी देशमुख जी। 1943 से 49 तक सीडी देशमुख जी फर्स्ट इंडियन गवर्नर रहे हैं आरबीआई के। और अभी करेंट गवर्नर कौन है आरबीआई के, शक्तिकांत दास जी। ओके, शक्तिकांत दास 2018 से लेकर अभी तक करेंटली गवर्नर है आरबीआई के। ओके, ये तीनों तो आपको ध्यान रखना ही है। दो गवर्नर और ध्यान रखना है। डिमोनेटाइजेशन के टाइम, नोटबंदी के टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन थे, डॉक्टर उर्जित पटेल 2016 से लेकर 18 तक जो कि थे। और इसी बीच डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी हुई थी, उस टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से गवर्नर है जो कि प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं आगे जाकर और आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आरबीआई के गवर्नर रहे हैं 1982 से 85 तक। ओके, ये ध्यान रखना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी गवर्नर भी रहे हैं 1982 से 85 के बीच में। 1991 से 96, 1991 से 1996 तक के बीच में फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं इंडिया के। और 2004 से 2014 तक प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये 5 गवर्नर के नाम ध्यान रखना और ईयर ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, आसान भाषा में समझाया है मैंने। ओके, ऐसे ही इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।